नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों के साथ। भारत अमेरिका के 29 उत्पादों पर 4 अगस्त से वसूलेगा अतिरिक्त शुल्क। वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। नई दरों से भारत को होगी $241 मिलियन से ज्यादा की कमाई। जम्मू कश्मीर में गठबंधन खत्म करने के पीछे नहीं कोई राजनीति। बीजेपी नेता राम माधव का बयान। कहा, केंद्र सरकार पूरी करेगी राज्य की जरूरतें। आतंकियों के खिलाफ जारी रहेगा सैन्य अभियान। बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग सबसे बड़ा जन आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में संबोधन। कहा, योग से भारत के करीब आई दुनिया। 50,000 से ज्यादा लोगों के साथ किया योगाभ्यास। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ योग करेंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने योग को धर्म से जोड़ने को बताया गलत। स्कूली पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का सुझाव। फीफा विश्व कप में आज 3 मुकाबले। डेनमार्क बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा पहला मुकाबला। दूसरे में भिड़ेंगे फ्रांस और पेरू। अंतिम 16 में पहुंचने के लिए अर्जेंटीना को क्रोएशिया के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा मैच। और सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। दुनिया भर में आज चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के देशों में योग दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सूरीनाम में योग शिविर में शामिल होंगे। भारतीय समय के मुताबिक सूरीनाम में योग समारोह का आयोजन अब से कुछ देर बाद होना है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुंबई में योगाभ्यास में शामिल हुए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दुनिया के करीब सभी देशों ने समर्थन किया और दुनिया के 170 से ज्यादा देशों के लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग प्राचीन पद्धति है जो सिर्फ भारत की ही नहीं है। उन्होंने योग को मानवता की विरासत का हिस्सा बताया। राष्ट्रपति फिलहाल सूरीनाम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वो सूरीनाम के राष्ट्रपति देशेर दलानो बोतरश के साथ योग समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा है कि ऐसा पहली बार होगा जब 2 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ योग दिवस मनाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुंबई में योग कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर योग को आधुनिक विश्व को भारत का अनमोल तोहफा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन सी लिंक प्रोमेनेड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने योग को धर्म से जोड़ने की कोशिशों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। Some people, unfortunately, because of not having proper understanding, attribute religious overtones to the ancient scientific system. I'm very happy many religious gurus today of different communities, they have come out openly and said this is wrong to connect yoga with any particular religion. Religion is a way of worship. This is connecting the body and mind, correcting our own self and preparing our own self. उपराष्ट्रपति ने योग को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने का भी सुझाव दिया है। I feel as part of the school syllabus, state governments and central government must focus their attention on this important aspect so that India becomes a nation of healthy and happy people in the coming years. A healthy nation can become a wealthy nation. But there is no guarantee a wealthy nation will become a healthy nation. So keeping that in mind, our ancestors told us that Arogyame Mahabhagyam.
Arogya means health. So health is wealth. So let us focus our attention on this in the coming days and try to benefit from the same and then spread it among the people. उपराष्ट्रपति ने लोगों से योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की, जिससे शारीरिक और मानसिक दक्षता हासिल की जा सके। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दुनिया का बड़ा जन आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर आज पूरा विश्व उससे जुड़ चुका है। 50,000 से अधिक लोगों ने गुरुवार को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए दुनिया ने योग का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि योग का दर्शन बांटने के बजाय लोगों को जोड़ता है। आज योग ने सिद्ध कर दिया है कि जैसे हिंदुस्तान ने फिर से एक बार योग के सामर्थ्य के साथ अपने आप को जोड़ दिया, दुनिया अपने आप जुड़ने लग गई। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक बन गया है। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ और खुशहाल दुनिया के लिए योग को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित योग शिक्षकों की मांग और बढ़ने वाली है। Practicing yoga means the world needs more people to teach it. Over the last 3 years, many individuals are teaching yoga. New institutions are being set up, and even technology is connecting people to yoga. विश्वास के साथ थोड़ी देर के लिए समारोह में 50 से अधिक देशों के लोगों ने योग किया और योग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। छोटे हुए दाई हाथ से दाई एड़ी। I came here to do the training course to be a teacher, and I feel really happy. I like a lot. I enjoy it so much, and I feel pity to have to come back to my country. I like India. I loved it. I loved sharing the energy with everybody and the whole atmosphere and the sunshine on my face. Magical. I'm inspired and privileged to be here, not just with my new friends that I've made, but with our teacher Azad from Arogya School in Rishikesh. A really special moment and memories created today. हथेलियों को युवाओं ने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। शीर्षकासन, तनाव और योगा करना चाहिए, जरूरी है निरोग होने के लिए। और हमारे स्कूल में 15 दिन करो रोग रहो निरोग। भारत की योग संस्कृति को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकार किया। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समापन देहरादून में सफलतापूर्वक हुआ और प्रधानमंत्री की प्रेरणा की वजह से लाखों लोगों ने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रण किया। साथ ही भारत ने पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि योग से 3H यानी हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी की प्राप्ति हो सकती है। देहरादून से कैमरा पर्सन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश के कई हिस्सों में योग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। योग कार्यक्रमों में कई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। दिल्ली के राजपथ पर भी हजारों लोगों ने योग किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और जयंत सिन्हा, उपराज्यपाल अनिल बैजल और सांसद मीनाक्षी लेखी समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। योग तंत्र के द्वारा और योगा के अभ्यास के द्वारा हम सबको एक शांति, एक ऊर्जा मिलती है और अपने परिवार को भी हम लोग इससे जोड़ लें, अपने समाज को भी इससे जोड़ लें और देश भर को ये एक दिन मिलता है इस प्रकार से मिलजुल कर एकदम सामूहिक तौर से योगा करने के लिए।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नोएडा में योग किया। उनके साथ कई और लोगों ने योग किया। सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी कई लोगों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने भी चेन्नई में योग किया। The whole world is full of tension. There are wars in different parts of the world. I think yoga will help societies, people to live happily and in harmony. And therefore our Prime Minister decided to give this and popularize this as a movement of people. श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में और विश्व में उत्साह जागृत किया है योग के प्रति, और शायद ये पहला ऐसा दिवस होगा पूरे कैलेंडर में जो भारत ने पूरे विश्व को यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्वीकृति के बाद सेलिब्रेट करने का मौका दिया। 21 जून हर वर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ रांची में योग किया, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी योग के कार्यक्रम में शिरकत की। योग जो है वो धर्म, जाति, देश की दीवारों को तोड़ करके भारत का एक ऐसा हेल्थ हैम्पर है जो पूरी दुनिया को स्वस्थ करने के लिए, पूरी दुनिया में शांति के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने बेंगलुरु में योग किया। योग अब भारत की सीमाओं तक ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। आज यानी 21 जून जो साल का सबसे लंबा दिन कहा जाता है, उस दिन सब एकजुट होकर अपने जीवन को भी स्वस्थ और लंबा रखने का संकल्प करते हैं। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राजस्थान के कोटा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु रामदेव ने योगाभ्यास करवाया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंच पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं रेत से कलाकृति बनाने वाले सुदर्शन पटनायक ने पुरी तट पर अपने अंदाज में योग को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम किया। INS विराट पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नौसेना के जवानों ने हिस्सा लिया। योग शरीर को रोगों से दूर रखता है और स्वस्थ रखने के साथ साथ उम्र भी बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की रहने वाली वी नानामल है। नानामल ने योग के सहारे बढ़ती उम्र की चुनौतियों को पार किया है और आज वो देश के सबसे बुजुर्ग योग गुरु हैं जो दूसरों को योग सिखाती हैं। ये है 99 साल की वी नानम्माल। उम्र के लिहाज से ये भले ही बुजुर्ग कहलाएं, लेकिन इनकी फिटनेस आज भी गजब की है। नानम्माल की चुस्ती और फुर्ती का राज है योग। इस उम्र में भी ना आंखों पर चश्मा चढ़ा है और ना ही शरीर को बुढ़ापे ने घेरा है। जीवन में इनका कभी अस्पताल, डॉक्टर या अंग्रेजी दवाओं से पाला भी नहीं पड़ा। नानम्माल ने 3 साल की उम्र से ही योग करना शुरू किया था और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। जिस उम्र में लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में नानम्माल योग टीचर हैं। इन्हें योग करते देख हर कोई हैरान रह जाता है। नानम्माल योग के 50 से ज्यादा आसनों को बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं, जिनमें कई आसन ऐसे हैं जिन्हें करना काफी मुश्किल होता है। नानम्माल की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है और ये रोजाना 6 से 7 बजे तक योग करती हैं। इसके बाद ये अलग अलग जगहों पर जाकर योग सिखाती हैं। इसके अलावा नानम्माल योग शिक्षा के प्रसार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण भी करती हैं। நான் சாமி எங்கள் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் தோட்டத்திலிருந்து வருவாங்க, அண்டாவில் தண்ணி கலந்து கிட குளிப்பாங்க, குளிச்சுட்டு பாய் எடுத்து விரிப்பாங்க. நான் கூடவே 3 வருஷம் 2 வருஷம் குழந்தைகள் முடிச்சு அவங்க கூடவே பழகுனேன். இன்னைக்கு புதுசாக பழகுது சாமி. எனக்கு அதே தான் காலமெல்லாம் செய்கிறேன், செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்ல எல்லாம் செய்கிறேன் சாமி. நீ என்ன? घर, स्कूल, संस्थानों और अन्य को मिलाकर नानम्माल अब तक लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इनके सिखाए हजारों छात्र
योग शिक्षक बन गए और देश विदेश में रोजगार में जुटे हैं। கோழி கூப்பிடும் எந்திரிப்போம், எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போயிட்டு வருவோம், யோகா செய்வோம். அதுதான் சாமி எங்கள் பழக்கம். இப்போ இந்த குழந்தைங்க 8 மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க, முடிக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைகளை நாம தான் சாமி தயார் செய்யணும். नानम्माल ने योग अपने पिता से सीखा था और आज उनकी चौथी पीढ़ी परदादी और परनानी के साथ योग आसन सीख रही हैं। नानम्माल के 6 बेटे और बेटियां हैं जो अलग अलग जगहों पर योग सिखाते हैं। Nowadays all kids used to have some problems like eye problem or whatever it is. They are watching mobiles and TVs also. They have lots of problems. If they do this eye exercise and the Ardha Sirasasana is there, if they do that asana, they'll not have this eye problems. They'll be always comfortable with the eye exercise also. नानम्माल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है और इससे योग सेक्टर में उछाल आया है। लेकिन इस तेजी को बनाए रखने की जरूरत है ताकि भारत से दुनिया भर में योग प्रशिक्षित निर्यात हो सकें। योग को योगदान देने के लिए उनके पास आज पुरस्कारों और ट्रॉफियों का खजाना है। नानम्माल को इसी साल योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। इससे पहले 2016 में उन्हें राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, कोयम्बटूर। योग को बढ़ावा देने के लिए विश्वास मंडलिक और मुंबई के योग केंद्र को इस साल पुरस्कार के लिए चुना गया है। आयुष मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी ने उनके पास आए 186 आवेदनों पर विचार करने के बाद इन्हें चुना है। विश्वास मंडलिक पिछले 55 साल से योग के विस्तार और शोध पर काम कर रहे हैं और पूरे देश में उनके 130 योग केंद्र हैं। उन्होंने योग में 42 किताबें लिखी हैं। योगा इंस्टीट्यूट मुंबई पिछले 100 साल से योग के प्रशिक्षण और विस्तार से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग को बढ़ावा और विकास देने के लिए पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत एक संस्थान और एक व्यक्ति को चुना जाता है। इसमें एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। और अब बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कृषि को लाभदायक और टिकाऊ बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाने की जरूरत है। इसके विकास के लिए 4 आय यानी सिंचाई, बुनियादी ढांचा, निवेश और बीमा क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने ये बात पुणे में कृषि को सतत और लाभकारी बनाने को लेकर आज से शुरू हुए सेमिनार में कही है। उपराष्ट्रपति ने इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े लोगों की जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों की पहचान करके मिलजुल कर कदम उठाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने तकनीकों के लैब टू लैंड ट्रांसफर को बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के विपणन व्यवस्था को मजबूत करना समय की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जोत का आकार कम होने से हमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें किसानों के ज्ञान, प्रौद्योगिकी और क्रेडिट तक अधिक पहुंच को सुनिश्चित करना होगा। भारतीय कृषि को कम उत्पादकता चरण से उच्च उत्पादक स्तर तक ले जाना चाहिए और साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये टिकाऊ और न्याय संगत है। The 4 I's, namely 1 irrigation, 2 infrastructure, 3 investment, 4 insurance. These 4 I's are very, very important in order to make agriculture sustainable and attractive. Second, land to lab. Lab to land. Research is going on. ICAR is doing a good job. A lot of other institutions also. But unless the lab to land transfer of technology to the people is enhanced, you will not get the desired result. Third, strengthening of the marketing system. That's where one of the major problems lies today. You have production, sometimes increased production. बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा है कि पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि फैसला देश और राज्य के लोगों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने ना तो जम्मू कश्मीर की सरकार को छोड़ा है और ना ही वहां के लोगों को। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
The decision never had any electoral considerations behind it. We never had any electoral or political considerations behind taking this important decision. It was all about larger national interest, larger interest of the people of Jammu and Kashmir and the state of Jammu and Kashmir. Only that has guided us to come to this decision. Let me tell you, we have abandoned the government in Jammu and Kashmir. We have not abandoned the people of Jammu and Kashmir. We will still work for the betterment of the situation in the valley. We adopted a four-pronged strategy as when our government was in place there. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुरस्कारों की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू करने के लिए सूरत को बेस्ट सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। सूरत ने शहरी पर्यावरण और परिवहन के क्षेत्र में तेजी से काम किया है। भोपाल और अहमदाबाद को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड के लिए चुना गया है। दोनों शहरों ने टिकाऊ समेकित विकास में अच्छा काम किया है। वहीं विभिन्न श्रेणियों में प्रोजेक्ट्स के तहत 7 और अवार्ड दिए गए हैं। ये अवार्ड उन शहरों को दिए गए हैं जिन्होंने इसे तेजी से लागू किया है। 4 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ब्रसेल्स पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जुंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि दोनों नेताओं ने 2017 में आखिरी भारत EU सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों को लेकर प्रगति पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ साझा मूल्यों के साथ कूटनीतिक और प्राकृतिक साझेदार है। विदेश मंत्री ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की। इससे पहले विदेश मंत्री ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात की और व्यापार, निवेश, फिनटेक, डिजिटल और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अमेरिका पर पलटवार करते हुए भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए शुल्क 4 अगस्त से लागू होंगे। अमेरिका से आने वाले चने और छोले पर 60% शुल्क लगेगा। वहीं कुछ उत्पादों पर 7.5% से 15% तक का शुल्क लगेगा। भारत की शुरुआत में भारत ने 30 वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन को सौंपा था, लेकिन अब इनमें से 800 सीसी से अधिक की बाइक को अलग कर दिया गया है। 9 मार्च को अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया था। भारत अमेरिका को हर साल $1.5 अरब का स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीमा पर प्रवासी परिवारों को अलग करने पर रोक लगाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रवासी परिवारों को अलग करने के विवादित फैसले की दुनिया भर में आलोचना की गई थी। ट्रंप ने हस्ताक्षर के बाद कहा कि आदेश परिवारों को एक साथ रखने के बारे में है। नए कानून के अनुसार भी अवैध रूप से सीमा लांघने वालों को हिरासत में लिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा, लेकिन ट्रंप के नए आदेश में यह भी साफ है कि अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पहले की तरह ही लागू रहेगी। We're signing an executive order. I consider to be a very important executive order. It's about keeping families together while at the same time being sure that we have a very powerful, very strong border, and border security will be equal, if not greater, than previously. So we're going to have strong, very strong borders, but we're going to keep the families together. I didn't like the sight or the feeling of families being separated. Continues to be a zero tolerance. We have zero tolerance for people that enter our country illegally. प्रभात फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की फीफा विश्व कप में ग्रुप बी में कल पुर्तगाल और मोरक्को के बीच मुकाबला खेला गया। रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने मोरक्को को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही पुर्तगाल की अंतिम 16 में दावेदारी मजबूत हो गई है। मैच के चौथे मिनट में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल करके पुर्तगाल को 1-0 की बढ़त दिला दी, जो निर्णायक साबित हुई। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में उरुग्वे ने सऊदी अरब को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ उरुग्वे के 2 मैचों में 6 अंक हो गए हैं। उरुग्वे की जीत के हीरो लुइस सुआरेज रहे। तीसरे मुकाबले में स्पेन ने ईरान को 1-0 से मात दी। मैच का एकमात्र गोल स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा ने किया और स्पेन को विश्व कप में पहली जीत मिली। आज के मुकाबलों की बात करें तो आज अहम मुकाबले हैं। ग्रुप सी में डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला शाम 5:30 बजे होगा। वहीं दूसरा मुकाबला फ्रांस और पेरू के बीच 8:30 बजे होगा।
जबकि तीसरा मुकाबला रात 11:30 बजे से क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रवाद की सोच विकसित करने के मकसद से उन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी और आज आरएसएस स्वयंसेवकों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। डॉक्टर हेडगेवार ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और समाज को दिशा देने का काम किया। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। जाते जाते आप देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उस दौरान पूरे देश में आवाज उठ रही थी। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने वंदे मातरम के नारे पर पाबंदी लगा दी। लेकिन नागपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले रही थी। 1907 में किसी दिन स्कूल का निरीक्षण करने जैसे ही एक अंग्रेज निरीक्षक दाखिल हुए, उनका स्वागत वंदे मातरम के उद्घोष से हुआ। धीरे धीरे स्कूल की हर क्लास में यही नारा गूंजने लगा। अंग्रेजी हुकूमत को धता बताने वाला ये बालक था केशव, जो आगे चलकर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से भारतीय राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का बड़ा नाम बन गया। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ। हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। बचपन से ही उनके मन में एक सवाल उठता कि हम आखिर गुलाम क्यों हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता उन दिनों क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था। हेडगेवार भी जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति नाम की क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए। 1916 को डॉक्टर की उपाधि लेने के साथ ही वो वापस नागपुर आ गए। नागपुर से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। जल्द ही वो कांग्रेस से जुड़ गए और कुछ ही समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार पर ही अधिवेशन की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। अधिवेशन में उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वो तब पारित नहीं हो सका। गांधी जी से प्रभावित होकर वो कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1921 में सत्याग्रह करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी और 1 साल तक जेल में रहे। कांग्रेस से जुड़े होने के बावजूद उन्हें लगता था कि आजादी मिलने के बाद भी समाज में राष्ट्रवाद की भावना स्थायी तौर पर मजबूत रहनी चाहिए। एक मजबूत राष्ट्र के लिए उनकी सोच एक स्वाभिमानी और संगठित समाज के निर्माण की थी। इसी सोच के साथ 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। संघ की शाखाओं के जरिए उन्होंने युवाओं के मन में शक्ति, सामूहिकता, अनुशासन और राष्ट्र गौरव के साथ ही समाज के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करने की प्रेरणा दी। कड़ी मेहनत के बूते करीब 15 साल तक पूरे देश में घूम घूम कर वो संघ की विचारधारा के प्रचार और स्वयं सेवकों को जोड़ने में कामयाब रहे। डॉक्टर हेडगेवार भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास रखते थे, लेकिन समाज के विकास और संगठन के लिए वो आधुनिक साधनों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटे। वो राष्ट्र हित में व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखने से भी परहेज नहीं करते थे। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने विदर्भ में जंगल सत्याग्रह में स्वयंसेवकों के साथ भाग लिया और 9 महीने जेल में रहे। डॉक्टर हेडगेवार आलोचनाओं को भी सम्मान दिया करते थे। संघ की गैर राजनीतिक कार्यशैली पर कई बार आपत्ति उठी, लेकिन उन्होंने इसका कभी भी कठोर प्रतिकार नहीं किया और संघ को दिशा देते रहे। हेडगेवार न केवल समान विचारधारा वाले लोगों में लोकप्रिय थे, बल्कि दूसरे दलों के नेताओं से भी उनके काफी अच्छे संबंध रहे। अपने जीवन में वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी रहे। महात्मा गांधी के साथ भी वो देश की राजनीति और भविष्य पर चर्चा किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ तो उनका गहरा रिश्ता था। नेताजी के साथ मिलकर वो कई बार संघ के जरिए नए भारत के निर्माण पर चर्चा करते।
गंभीर रूप से बीमार होने पर सुभाष चंद्र बोस उनका हाल जानने खुद उनके पास गए, लेकिन नेताजी से मुलाकात के 2 दिन बाद ही 21 जून 1940 को डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का निधन हो गया। उनका शुरू किया गया संगठन आरएसएस न सिर्फ इस वक्त देश के सबसे महत्वपूर्ण गैर राजनीतिक संगठनों में से एक है, बल्कि ये स्वयं सेवकों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।